आज हम करेंगे क्लास 9 का जो आपकी साइंस की बुक है चैप्टर नंबर 8 बल तथा गति के नियम। इसी करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन को देखिएगा। देखो, बल किसे कहते हैं। देखो बच्चों, बल क्या होता है। बल जैसे मान लो कि जब आप किसी वस्तु को क्या करते हो, खींचते हो या धकेलते हो, ठीक है, तो ये किसके द्वारा करते हो, बल के द्वारा करते हो। आप कभी भी किसी वस्तु को धकेल रहे हो या खींच रहे हो ना, तो आप किसका उपयोग कर रहे हो, बल का उपयोग करो। बल जो होता है हमें किसी भी कार्य को करने में मदद करता है, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद आप चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, बल के प्रभाव। देखो, बल के ना अलग अलग प्रभाव होते हैं। कौन कौन से प्रभाव होते हैं। देखो, बल किसी भी स्थिर वस्तु को गतिशील बना देता है। मतलब देखो, मान लो कि कोई एक जैसे एक फुटबॉल है, ठीक है, वो ज़मीन में पड़ा हुआ है, ठीक है, और जब आप उस पर किक करते हो क्या होगा, उसमें स्पीड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, वो दूर भाग चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई स्थिर वस्तु पे, कोई रुकी हुई वस्तु पे बल लगाते हो ना, तो उसमें गति आ जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। इसी में पॉइंट है हमारा कि बल क्या करता है, किसी गतिशील वस्तु को स्थिर भी कर देता है। मान लो कोई बॉल आपकी तरफ आ रहा है, यानी उसमें गति है, आप उसको क्या करते हो, बल लगा कर रोक देते हो, तो वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी विरामावस्था में आ जाएगा। तो बल जो होता है वो गतिशील वस्तु को क्या करता है, स्थिर बना देता है, यानी रोक भी देता है। इसके बाद बल किसी भी गतिशील वस्तु की दिशा को बदल सकता है। आप मान लो साइकिल चला रहे हो, ठीक है, यहाँ पे, और साइकिल क्या होता है, साइकिल का जैसे हैंडल पे बल लगाते हो, यानी अपनी ताकत लगाते हो, साइकिल का हैंडल मोड़ते हो, तो वो अपनी दिशा बदलता है कि नहीं बदलता, साइकिल भी अपना दिशा बदल लेता है। यानी बल लगाने से आप किसी वस्तु की दिशा को बदल सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, देखो यहाँ पे बल से क्या होता है, बल का फ़ायदा क्या होता है। बल किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करता है। मान लो कि आप कोई जैसे रिक्शा वाला, देखा आपने, रिक्शा वाला देखा होगा, वो क्या करते हैं, रिक्शे को धक्का मारते हैं, ठीक है। मान लो अगर रिक्शे को अगर छोड़ भी देते हो ना, हल्का सा धक्का दोगे ना, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है 5 मिनट तक। अगर मान लो उसमें पैडल मार रहे हो, ठीक है, और वो चल रहा है, लेकिन पीछे से 2 लोग और अगर उसमें धक्का मारना स्टार्ट कर देना, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। तो बल, अगर आप किसी वस्तु पे, यानी गतिशील वस्तु पे अगर और बल लगाओगे ना, तो उसकी भी स्पीड क्या हो जाएगी, और बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, बल जो होता है ना, किसी भी वस्तु की आकृति को बदल देता है। आपने गुब्बारा देखा होगा, उसको उसको दबाओगे ना, यानी बल लगाओगे, उसके आकार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसी प्रकार से बॉल है, बॉल को अगर दबाओगे तो उसका आकार क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो बल जो होता है किसी वस्तु के आकार को भी बदल देता है, ठीक है। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बल जो होते हैं ना कितने प्रकार के होते हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं। बल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित बल, दूसरा होता है असंतुलित बल, ठीक है। इसके बाद आता है, देखो यहाँ पे, इसके बाद आता है हमारा संतुलित बल किसको कहते हैं। तो बच्चों, संतुलित बल क्या होता है। देखो, बल संतुलित बल कहा जाएगा जब वे एक दूसरे के प्रभाव को निष्प्रभावी कर देते हैं और उसका परिणाम जो होता है वो शून्य होता है। कहना मतलब, मान लो एग्जाम्पल में, मान लो कि रस्सी खींचने का कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। दोनों तरफ क्या है, जो टीम है, एक ए नाम की टीम है, एक बी नाम की टीम है। ए और बी टीम की जो टीम है ना, ये दोनों टीम है, वो दोनों रस्सी खींच रही है। एक तरफ से बी खींच रहा है, एक तरफ से ए खींच रहा है, ठीक है। और ए टीम जो है वो भी 50 किलो का पावर लगा रही है और बी टीम भी 50 किलो का पावर लगा रही है। इससे पता चलेगा कि, इससे क्या पता चलता है कि दोनों में से रस्सी जो है किसी भी तरफ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ तो बराबर इक्वल के नाम पर वो लगाया जा रहा है। मतलब जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो संतुलित बल का कहना ये होता है कि संतुलित बल वह बल होता है जिसमें जो बल लग रहा है ना, वो एक दूसरे के बल को क्या करता है, निष्प्रभावी कर देता है, नहीं खत्म कर देता है। ए टीम जो है बी के बल को ख़त्म कर दे रहा है और बी वाली जो टीम है वो ए के बल को ख़त्म कर दे रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से क्या हो रहा है, एक ही बराबर बल लग रहा है। तो यानी जो नेट बल है वो कितना है, 0 है। इसको हम संतुलित बल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देखो संतुलित बल की विशेषता क्या होती है। संतुलित बल की विशेषता ये होती है, देखो यहाँ लिखा है, संतुलित बल किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं लाता। जब संतुलित बल लगता है ना, तो कोई भी स्थिति में बदलाव नहीं आता। जैसे मान लो कि आप हो, आपका दोस्त है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को धक्का मार रहे हो, वो भी क्या नाम है, आपको मान लीजिए कि आपकी तरफ जितनी ताकत वो लगा रहा है, आप भी उतनी ताकत लगा रहे हो, यानी दोनों तरफ से बराबर ताकत लग रही है। तो कोई भी क्या होगा, किसी तरफ नहीं बढ़ेगा, दोनों एक ही तरफ रहेंगे। जैसे एग्जांपल में ये भी ले सकते, जैसे दीवार है, आप दीवार को धक्का मार रहे हो, ठीक है, यहाँ पे, तो आप जितना ताकत लाओगे दीवार की तरफ से उतना धक्का आ रहा होगा,
ठीक है। आप मतलब दोनों में से ना तो आप इधर बढ़ोगे ना वो उधर बढ़ेगा, समझे यहाँ पे। तो संतुलित बल में क्या होता है, दोनों तरफ से बराबर लगता है, यानी बल लगता है, जिसकी वजह से अवस्था में यानी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे यह समान परिणाम होता है परंतु विपरीत दिशा में होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि जब भी संतुलित बल लगता है ना वो अपोजिट तरफ से लगता है, मतलब दूसरी तरफ से लगता है। इसके बाद जैसे मान लो कि संतुलित बल किसी वस्तु की आकृति व आकार में परिवर्तन कर सकता है। हाँ, लेकिन देखो संतुलित बल जब भी लगेगा ना, इससे आकृति और आकार जो बदलता है, वस्तु का आकृति और आकार बदल जाता है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन संतुलित बल से क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन नहीं आता। अवस्था मतलब पोजीशन नहीं बदलती, वस्तु खिसकती नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद देखो क्या होता है, बोला गया है कि असंतुलित बल क्या होता है, जब किसी वस्तु पर जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणाम शून्य नहीं होता, उस बल को असंतुलित बल कहते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल मान लो कि या फिर जैसे मैंने बोला था अभी ए और बी टीम लिया था, मान लीजिए एक ए टीम है एक बी टीम है, ठीक है। ए टीम जो है वो 60 किलो का पावर लगा रही है, ठीक है, बल लगा रही है, और बी टीम है वो 50 किलो का बल लगा रही है। मतलब ए टीम जो है बी टीम से ज़्यादा बल लगा रही है। तो जब क्या नाम है, एक तरफ से ज़्यादा बल लगता है एक तरफ से कम बल लगता है ना, तो इसको हम असंतुलित बल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसे कहते हैं असंतुलित बल। जैसे मान लो एग्जांपल में आप बॉल पे किक करते हो, बॉल पे क्या करते हो, किक करते हो, तो जो बॉल पे किक कर रहे हो ना वो भी एक तरह का असंतुलित बल है। जब भी असंतुलित बल लगता है ना तो वस्तु की स्थिति बदल जाती है, वस्तु की स्थिति बदल जाती है। जैसे आपने ज़मीन पर कोई बॉल फुटबॉल पड़ा है, आपने उस पर किक किया, तो जो आपने जो बल लगाया वो असंतुलित बल है। इससे क्या होगा, जो फुटबॉल की जो स्थिति है यानी फुटबॉल जहाँ वहाँ पे जहाँ रखा हुआ था वहाँ से वो और कहीं चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, असंतुलित बल। यहाँ लिखा है हमारा असंतुलित बल के प्रभाव क्या है। देखो असंतुलित बल जब भी लगेगा ना वस्तु पे तो उसकी स्थिति, देखो लिखा है किसी भी स्थिर वस्तु को गतिशील कर देती है। असंतुलित बल की वजह से जो वस्तु होती है वो गतिशील हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था एक फुटबॉल रखा है, वो रुका हुआ फुटबॉल है, ठीक है, उस पर आप किक करोगे यानी बल लगाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो उसमें गति आ जाएगी, ठीक है। किसी भी वस्तु का देखो गतिशील वस्तु के वेग को बढ़ा देता है, किसी वस्तु की गति को बढ़ा देता है, कहना मतलब जैसे मान लीजिए एक बॉल है जो लुढ़क रही है, ठीक है, एक बॉल है जो लुढ़क रही है, आप उसमें और किक मार दो एक बार तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार होता है असंतुलित बल में क्या होता है, गतिशील वस्तु को और गतिशील बना देता है। इसके बाद देखो किसी भी गतिशील वस्तु के वेग को कम कर देता है। कोई वस्तु गति में आपकी तरफ आ रही है तो आप क्या करोगे, उस पर जब बल लगाओगे ना, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो जो आप बल लगा रहे हो ना इस बल को कहेंगे हम असंतुलित बल, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद देखो क्या होता है, किसी भी गतिशील वस्तु को स्थिर बना देती है। कोई स्पीड में कोई वस्तु आ रही है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, एक तरह से रोक भी, जैसे कोई मान लीजिए कोई भागता हुआ आ रहा है, ठीक है, आप उसको पे बल लगा दो, क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा, ठीक है। कोई बॉल आ रही है आपकी तरफ में, आप उस पर हाथ लगा दो, बल लगाओगे तो क्या होगा, वो रुक जाएगी। तो असंतुलित बल जब भी लगेगा या तो उस वस्तु की स्पीड कम हो जाएगी या तो वो स्पीड पूरी ही रुक जाती है। तो ये असंतुलित बल के प्रभाव है, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलता है कि न्यूटन की गति के नियम किसे कहते हैं। न्यूटन का गति का जो नियम है वो क्या है। देखो न्यूटन ने गैलीलियो के सिद्धांतों को समझा। देखो गैलीलियो जो थे ना वो भी एक तरह के बड़े साइंटिस्ट थे, तो न्यूटन ने क्या किया, गैलीलियो के सिद्धांत को समझा। समझने के बाद उन्होंने वस्तु की गति के 3 मूल नियम दिए। न्यूटन ने वस्तु के गति के 3 नियम दिए। इन्हीं नियमों को न्यूटन के गति का नियम कहते हैं। जो न्यूटन थे उन्होंने गति के 3 नियम दिए थे। इन्हीं गति के नियमों को हम क्या कहते हैं, न्यूटन के गति के नियम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछता है कि देखो यहाँ पे न्यूटन के प्रथम नियम क्या है, या न्यूटन का प्रथम नियम बोलूँ या जड़त्व का नियम बोलूँ, बात एक ही है, ठीक है यहाँ पे। तो न्यूटन का प्रथम नियम और जड़त्व का नियम क्या है। देखो न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या एक रैखिक गति में अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल नहीं रहती है। इसका मतलब क्या है, देखो कोई एक वस्तु रखी हुई है, जैसे मानो कि एक वस्तु है, ठीक है, वो ज़मीन पे रखी हुई है, ठीक है, वो तब तक उसी जगह पे रहेगी जब तक उस पर कोई बल नहीं लगता। देखो अगर मैं एक बॉल है नीचे उसको अगर ज़मीन पे रख देता हूँ, क्या वो अपने आप वहाँ से लुढ़क के चली जाएगी, क्या नहीं जाएगी। जब तक उसमें मैं किक नहीं मारूंगा, जब तक मैं उस पर किक नहीं मारूंगा यानी बल नहीं लगाऊंगा, कोई असंतुलित बल नहीं लगाऊंगा, तब तक वो वहाँ से नहीं हटेगी, यानी अपनी अवस्था को नहीं बदलेगी। उसी प्रकार से कोई लुढ़कती हुई वस्तु है,
वो तब तक लुढ़कती जाएगी जब तक उस पर कोई बल नहीं लगेगा। यानी कोई वस्तु पे जब बल लगता है ना, असंतुलित बल लगता है, तब जाके उसकी स्थिति बदलती है। इसी को हम न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जड़त्व का अर्थ क्या होता है। जड़त्व का मतलब होता है, देखो, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था अथवा एक समान अवस्था गति में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। मतलब देखो, जड़त्व का नियम का मतलब क्या होता है। आप देखो, जैसे आप बस में बैठे हो, ठीक है, यहाँ पे आप जब बस में बैठे हो और बस चल रही है, ठीक है, यहाँ पे तो आप बस भी चल रही है, नहीं बस भी गति में है और आपकी बॉडी भी क्या है, गति में है। लेकिन जैसे ही बस रुक जाती है, ठीक है, लेकिन बस की तो गति खत्म हो चुकी है क्योंकि बस रुक चुकी है, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो अभी भी गति में बनी रहना चाहती है, ठीक है। यहाँ पे तो जो बॉडी जो आपकी जो गति में बनी रहना चाहती है, यानी वो रुकने का प्रतिरोध कर रही है, क्योंकि वो अभी रुकना नहीं चाहती, समझे, यहाँ पे रुक नहीं रही है क्योंकि उसमें अभी भी गति है, ठीक है। यानी वो उस चीज़ का क्या कर प्रतिरोध करती है। तो इस वजह से क्या होता है, आप आगे तरफ गिर जाते हो, गिरते कि नहीं गिरते। ये जो आपकी बॉडी रुकने का प्रतिरोध कर रही है ना, विरोध कर रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का हम जड़त्व कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जड़त्व। जब कोई वस्तु जो है अपनी अवस्था के बदलने का क्या करती है, प्रतिरोध करती है, अवस्था के बदलने का प्रतिरोध करती है, इसी को हम जड़त्व कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद देखो अगले वाले पॉइंट पर आते हैं। द्रव्यमान का क्या मतलब होता है। देखो, द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व का माप होता है। जो द्रव्यमान होता है किसी वस्तु के जड़त्व का माप होता है। यदि कहने का मतलब क्या है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व भी क्या होगा, अधिक होगा। कोई भी अगर वस्तु ज़्यादा भारी है तो उसका जड़त्व ज़्यादा होगा। मैंने आपको जड़त्व बता दिया था। जड़त्व का मतलब होता है कोई वस्तु कितना प्रतिरोध करती है अपनी अवस्था के बदलने का, ठीक है। यहाँ पे अगर जैसे क्या एग्जांपल में एक भारी भरकम एक अलमारी है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप उसको धक्का दे रहे हो ना, तो वो अलमारी क्या करेगी, वो भी तो एक तरह से प्रतिरोध कर रही है ना। आपको ताकत ज़्यादा लगाना पड़ रहा है उसको हटाने के लिए, तो जितना ताकत आपको लगाना पड़ा ना, वो उस वस्तु का जड़त्व है, ठीक है यहाँ पे। और जड़त्व उतना ही होगा जितना उसका भार होगा, यानी उसका जितना द्रव्यमान होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना होता है उतना ही उसका क्या होगा, हमारा जड़त्व होगा। अगर हल्की वस्तु है तो उस हल्की वस्तु का जड़त्व भी क्या होगा, कम होगा। बात ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा बोलता है संवेग का अर्थ क्या होता है। देखो, संवेग का क्या अर्थ होता है और इसका सूत्र क्या है। देखो, संवेग क्या होता है। देखो, वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को संवेग कहते हैं। कोई एक वस्तु है, मान लो एक कार है जो चल रही है, उसमें जितना वेग होगा ना, जितना यानी गति होगी, जितनी गति होगी, कोई एक वस्तु है जिसमें जितनी गति होगी, स्पीड होगी ना, उसी को हम संवेग कहेंगे। क्या कहेंगे, संवेग। यानी संवेग को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, मोमेंटम भी कहते हैं, ठीक है। तो मैंने कोई वस्तु जो है जितनी स्पीड में चल रही होगी, ठीक है, उसमें जितना गति होगा, ठीक है। एक कार चल रही है, बहुत तेज़ी से चल रही है, ठीक है, उसमें मान लो मैं बोलता हूँ 50 किलोमीटर पर आवर की गति है, ठीक है। तो वो उसमें क्या है, उसका वो संवेग कहलाएगा, यानी मोमेंटम कहलाएगा। किसी वस्तु का जो संवेग होता है ना, हम कैसे निकालते हैं। देखो, संवेग निकालने के लिए हम द्रव्यमान को वेग से गुणा करते हैं, द्रव्यमान को वेग से गुणा करते हैं। याद रखिएगा, पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, यानी पॉइंट इंपॉर्टेंट। देखो, संवेग अगर निकालना है तो आपको द्रव्यमान को किससे गुणा करना पड़ेगा, वेग से, ठीक है यहाँ पे। और वेग को पी से दिखाते हैं, पी से, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद अगर हमारा क्वेश्चन बोलता है, देखो यहाँ पे कि क्वेश्चन ही बोलता है संवेग, द्रव्यमान तथा वेग में क्या संबंध है। देखो, संवेग, द्रव्यमान और वेग में क्या संबंध है। तो इसका आंसर होगा कि देखो, अगर इसमें आंसर बोला गया है, देखो, अगर द्रव्यमान बढ़ेगा ना तो संवेग भी बढ़ेगा। मैंने आपको बताया था, अगर द्रव्यमान बढ़ता है तो संवेग भी बढ़ता है, और अगर वेग में वृद्धि होती है तो भी संवेग बढ़ता है। देखो, द्रव्यमान और वेग, इन दोनों में से कोई भी बढ़ेगा ना तो संवेग बढ़ेगा। फिर से एक बार समझा देता हूँ कि द्रव्यमान, और देखो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, द्रव्यमान और हमारा वेग, इन दोनों में से कोई सा भी अगर बढ़ता है ना तो हमारा संवेग भी बढ़ेगा, और इन दोनों में से कोई भी कम होगा तो संवेग भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और अब बोला गया, देखो यहाँ पे हल्की वस्तु, देखो हल्की वस्तु है और भारी वस्तु, दोनों का वेग क्या होता है, गति समान है, तो भारी वस्तु का संवेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। हल्की वस्तु का संवेग कम होता है, भारी वस्तु का संवेग ज़्यादा होता है। तो मैंने आपको अभी तक 13 क्वेश्चन समझाए, ठीक है यहाँ पे। अब चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पे। देखो, बोला गया है अगर कोई वस्तु हल्की है, देखो, अगर कोई हल्की वस्तु बहुत तेज वेग से चले,
तो संवेग पर क्या असर पड़ेगा। तो कोई अगर वस्तु है उसका बहुत तेज़ी से चल रही है, उसकी गति क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका संवेग क्या होगा, तो संवेग जो होगा वो भी अधिक होगा। हल्की वस्तु का अगर वेग ज़्यादा है तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाएगा। जैसे एक गोली है, बंदूक की गोली होती है, उसका क्या होता है, उसकी गति, उसका द्रव्यमान तो कम होता है, द्रव्यमान कम होता है, लेकिन अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है ना, उसकी वेग ज़्यादा है ना, तो उसका संवेग क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा और संवेग ज़्यादा होगा तो चोट पहुंचाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया आपको। इसके बाद चलते हैं हम अगला वाला टॉपिक पे। टॉपिक बोलता है विराम अवस्था में किसी वस्तु का संवेग कितना होता है। कोई वस्तु रुकी हुई है, ठीक है, तो उसमें उस वस्तु का संवेग कितना होगा, तो विराम अवस्था में संवेग जो होता है वो शून्य होता है। ठीक है, आपके एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन बोला गया है कि क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो हमारा सभी इकाई के लिए मात्रक बताइए। इसके लिए मात्रक बताना, मात्रक क्या, देखो संवेग की इकाई जो होती है वो केजी मीटर सेकंड होती है, और याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान की इकाई जो होती है वो केजी होती है, और बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। इसके बाद पूछा गया है, देखो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है, तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बोला गया है कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहता है जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह उस वस्तु की दिशा में गति करने लगेगी और उस गति का परिवर्तन उस बल का अनुपात होगा। मतलब देखो सिंपल सी बात है, गति का दूसरा नियम ये बोलता है जिस दिशा में आप बल लगाओगे ना, वस्तु भी उसी दिशा में गति करेगी। ठीक है, आप जिस दिशा में बल लगाओगे उसी दिशा में क्या होगा, वस्तु भी गति करेगी। जैसे एग्जांपल में मैं मान लो किसी चीज़ को खींच रहा हूँ, यानी बल मैं अपनी तरफ लगा रहा हूँ तो वस्तु भी मेरी तरफ ही आएगी। अगर मैं वस्तु पे धक्का मार रहा हूँ, ठीक है, तो वस्तु भी दूसरी तरफ ही जाएगी। ये बोलता है हमारा न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया, देखो यहाँ पे न्यूटन का दूसरा नियम के अनुसार, देखो इसमें ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है। अगर एफ निकालना, यानी फोर्स बल निकालना है तो हमारा फॉर्मूला होता है एम इंटू ए। एफ इंटू ए होता है, तो एफ का मतलब होता है मेरा फोर्स यानी बल, और एम मतलब द्रव्यमान, ठीक है, यानी मास, और ए मतलब होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे त्वरण, ये आपके क्वेश्चन में दिया होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इनके प्रतीक और मात्रक जैसे वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, एम। ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान को एम से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, एम से दिखाते हैं, लेकिन इसका जो मात्रक होता है वो केजी होता है। प्रारंभिक वेग को यू कहते हैं, यू से दिखाते हैं, लेकिन इसका जो यूनिट होता है यानी मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर सेकंड होता है। ठीक है, यहाँ पे और जो अंतिम वेग होता है उसका यू वी से दिखाता है, अंतिम वेग को वी से दिखाते हैं, लेकिन इसका भी मात्रक क्या होता है, हमारा मीटर सेकंड होता है। ठीक है, अब अगले वाले टॉपिक पर आता है। अगला टॉपिक क्या बोलता है, संवेग में परिवर्तन की दर का सूत्र क्या है। संवेग में परिवर्तन की दर का सूत्र क्या है, देखो संवेग में परिवर्तन की दर को हम, इसका फॉर्मूला होता है संवेग में परिवर्तन अपॉन में समय अवधि। संवेग में परिवर्तन और समय अवधि, यानी फॉर्मूला इसका इस तरह भी होता है एम, ठीक है, ब्रैकेट में वी माइनस में यू अपॉन में टी। ये आपका फॉर्मूला होता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। न्यूटन का तीसरा नियम और सबसे ज़्यादा इजी होता है। देखो किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे क्रिया होगी उसके विपरीत में वैसे ही प्रतिक्रिया होगी। जैसे मान लो कि आप बॉल को दीवार पे मारते हो, ठीक है, तो बॉल वापस आता है कि नहीं आता, तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, कि जैसे मान लो कि कोई गन चलाता है, तो जो गन चलाता है गोली आगे जाती है लेकिन धक्का पीछे आता है गन का। तो ये हमारा न्यूटन के तीसरे नियम के जैसा होता है कि जैसे क्रिया करेंगे वैसे ही प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद देखो न्यूटन का जो तीसरा नियम है ना, वो उसका अनुप्रयोग क्या है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा आता है। ठीक है, तो न्यूटन का जो नियम है ना, इसका अनुप्रयोग होता है, देखो सड़क पे जब चलते हैं तो देखो जब सड़क पे चल रहे हो, पैर से चल रहे हो, तो पैर पे जब ज़मीन पे बल लगाते हो यानी पीछे की तरफ बल लगाते हो, आगे बढ़ जाते हो। ठीक है, यहाँ पे यानी ज़मीन पे जब चलते हो तो क्या होता है, जब पैर से बल लगा रहे हो तभी तो आगे बढ़ रहे हो। उसी प्रकार से बंदूक जो चलता है तो जब झटका लगता है तो गोली आगे जाती है। नाव में देखो, नाव में जब पतवार से आप पानी को पीछे धक्का देते हो तो आप आगे बढ़ते हो। ठीक है, यहाँ पे या आप नाव से जब उतरते हो तब भी तो ऐसा होता है कि आप जब नाव से उतरते हो तो जैसे नीचे उतरोगे ना तो देखो नाव पीछे होने लगती है, क्योंकि आप पुश करते हो। समझे यहाँ पे, तो न्यूटन के तीसरे नियम का अनुप्रयोग ये है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है
1 न्यूटन का को परिभाषित कीजिए। 1 न्यूटन कितना होता है? देखो 1 न्यूटन जो होता है ना, 1 न्यूटन बल, जब आप 1 किलोग्राम बल लगाकर वस्तु को 1 मीटर दूरी क्या करते हो? विस्थापित करते हो, यानी दूरी तक खिसकाते हो। जब मैंने एक किलोग्राम बल लगाकर, यानी फोर्स लगाकर, बल लगाकर, ठीक है, मैंने वस्तु को 1 मीटर खिसका दिया, तो इसको कहूँगा मैं 1 न्यूटन बल। ठीक है यहाँ पे। इसके बाद आता है हमारा संवेग संरक्षण का नियम क्या है? संवेग संरक्षण का नियम क्या बोलता है? देखो संवेग संरक्षण का मतलब ये बोलता है, देखो संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है, जब 2 या 2 से अधिक वस्तुएं आपस में टकराती है तो उनका कुल संवेग में कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा वस्तुएं आपस में टकरा रही है तो उनका जो संवेग है, यानी मोमेंटम है, वो नहीं बदलता। ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, बशर्ते उन पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। कह रहे मतलब इधर से वस्तु आ रही है, इधर से वस्तु आ रही है, वो टकरा गए बीच में, तो उनका जो संवेग है ना, उसमें बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, कब तक बदलाव नहीं आएगा? जब तक उन पर बाहर से कोई बल ना लगे। जब तक बाहर से बल नहीं लगेगा तब तक वो उनका संवेग क्या होगा? समान ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इसे कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन, बोलता है कि बंदूक से गोली चलने पर गनमैन को पीछे की तरफ धक्का क्यों लगता है? तो आपको पता होगा ये हमारा होता है न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार कि क्रिया का प्रतिक्रिया लगता है। ठीक है, क्रिया का जो होता है वो प्रतिक्रिया होती है। तो इसमें क्या होता है, जब गोली आगे चलती है ना तो पीछे तो धक्का लगता है। ये देखो लिखा है ना, जब बंदूक की गोली चलती है तो गनमैन पीछे धक्का इसलिए खाता है क्योंकि यहाँ न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार चलता है कि क्रिया के बराबर ही क्या होता है? विपरीत में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया के बराबर ही क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, इसके होता है हमारा बोला गया है कि इसके बाद क्या बोला गया है कि न्यूटन के प्रथम गति, देखो न्यूटन के गति के प्रथम नियम के 3 उपयोग बताओ। न्यूटन के जो प्रथम नियम है, न्यूटन का जो प्रथम नियम, उसके 3 अनुप्रयोग क्या है? तो उसका पहला है गाड़ी के अचानक ब्रेक। जब गाड़ी का आप अचानक से ब्रेक लगाते हो, ठीक है, तो आप आगे की तरफ झुक जाते हो कि नहीं झुक जाते हो? आगे की तरफ गिरते हो। तो ये न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार होता है। ठीक है, यहाँ पे न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है? उसमें जड़त्व का नियम ही तो कहते हैं। जड़त्व का कह लो या न्यूटन का प्रथम नियम कह लो, बात एक ही है। ठीक है, तो न्यूटन का प्रथम नियम और कहाँ दिखता है? जैसे मान लो कि जब आप फर्श पर फर्श पे कोई कपड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वो तब तक वहाँ पड़ा रहेगा जब तक उस पर बल नहीं लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी बात। धावक की शुरुआत, धावक जब भागता है, ठीक है, यहाँ पे तो उसको बल लगाना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। तो ये सब न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार ही होता है। इसके बाद आता है हमारा कौन सा? मेट्रो में अचानक से। तो मेट्रो में देखो, मेट्रो ट्रेन में अचानक से रुकने पर सारे यात्री क्या होता है? आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो मेट्रो में जब अचानक से ना सारे यात्री गिर जाते हैं, मैंने आपको यही बता चुका हूँ, ये होता है हमारे न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार। न्यूटन का प्रथम नियम हमारा क्या बोलता है कि जब हम मेट्रो में होते हैं ना तो मेट्रो तो अचानक से रुक जाती है, लेकिन हमारा मेट्रो की जो गति है वो तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हमारे बॉडी में जो गति है वो अभी भी रहती है और वो उसी अवस्था में बनी रहनी चाहती है। ठीक है, और ये जो उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है ना हमारी बॉडी, गति में बनी रहना चाहती है, इसी को जड़त्व कहते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे इसी वजह से हम आगे गिर जाते हैं। ठीक है, आगे गिर हो जाते हैं। फिर इसके बाद होता है किसी वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर करता है? तो किसी वस्तु का संवेग जो होता है वो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। इसके बाद क्या बोला गया? लास्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है कि किसी पेड़ की अगर शाखों को हिलाते हो ना तो पत्तियाँ झड़ जाती है, क्यों होता है? तो सिंपल सी बात, वही मैंने आपको बताया था, गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम क्या बोलता है कि होता है क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जो वस्तु, जब पत्ते होते हैं ना, वो पत्ते पेड़ में लगे हुए होते हैं, तो जब पेड़ टहनी को हिलाते ना तो टहनी में तो गति आ गया, लेकिन जो पत्ते हैं ना जो पहले स्थिर थे वो वही स्थिर अवस्था में बने रहना चाहते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो पत्ते गिर जाते हैं, यानी पत्ते जो होते हैं उनमें अभी भी जड़त्व है। क्या है उनमें? जड़त्व। मैंने टहनी हिलाया तो पत्ते उसमें, तो टहनी में तो क्या आ गई? गति आ गई, लेकिन जो पत्ते हैं वो अभी भी उसी अवस्था में, यानी उसी जड़त्व अवस्था में रहना चाहते हैं, इस वजह से वो पत्ते क्या होते हैं? झड़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो दोस्तों मैंने आपको जो इतने सारे क्वेश्चन पढ़ाए ना, यहाँ पे 28 क्वेश्चन पढ़ाए, इसी चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये पूरे नोट्स है। ठीक है, अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए आप क्या कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा ना वहाँ पे क्लिक करिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट करके आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।